शर्मा जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन एक महत्वपूर्ण प्रकरण के अंतर्गत अव्ययी भाव समास को अध्ययन करेंगे। इस समास का जो अधि और उपसर्ग के योग से बने समस्त पद या विग्रह हैं, इसको युक्ति युक्त दृष्टिकोण से समझेंगे। अव्ययी भाव समास है। ये समास प्राय करके कहाँ पर प्रयुक्त होता है, इसको ध्यान से देखने पर अपन पाएंगे। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय, यानी केवल समास को प्रथम माने तो वैसी स्थिति में दूसरे नंबर पर है। समझेंगे। प्राय करके पूर्व पदार्थ, पद यानी अर्थ, पद के अर्थ की, पूर्व यानी पहले पद के अर्थ की प्रधानता हो, वही अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर अनअव्यय जो अव्यय नहीं है वह भी अव्यय का रूप प्राप्त करता है, यानी अव्यय होता है। यही अव्ययी भाव समास है। पूर्व पदस्य अर्थस्य प्राधान्य अव्ययी भाव इत्यर्थ है। पहले पद के अर्थ की प्रधानता में अव्ययी भाव होता है, ऐसा इसका आशय है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्राय प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में प्राय है पूर्व पद यानी पहले पद के में अव्यय होता है, और उत्तर पद यानी बाद वाले पद जो अनव्यय बिना अव्यय का होता है, लेकिन समास होने पर समस्त पद बन जाता है। इसी के भाव को और सरल करने की दृष्टि से देखेंगे तो अपन पाएंगे, अस्य समासस्य प्रथम शब्द है अव्ययम, द्वितीयश्च संज्ञा शब्दो भवति। इस समास का पहला शब्द या पहला पद या पहला पदार्थ, पद का अर्थ अव्यय होता है, और द्वितीय है वो संज्ञा होता है। अव्यय शब्दार्थ से अर्था पूर्व पदार्थ से प्रधानता भवति। इसमें जो अव्यय शब्द का अर्थ है उसके अर्थ की पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, यानी जहाँ पर पहला पद प्रधान या अव्यय होता है वही अव्ययी भाव है। समासस्य पदद्वयम् मिलित्वा, इस समास में दो पद मिल करके अव्ययम भवति, अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास है नपुंसकलिंगस्य एकवचने भवति, यानी इसका समस्त पद प्राय करके नपुंसकलिंग के एकवचन में होता है। अर्थात समास का प्रथम शब्द या पद अव्यय, दूसरा संज्ञा शब्द होता है। अव्यय पदार्थ अर्थात पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, पद अर्थ की, पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है। समास के दोनों पद मिलकर के अव्यय होते हैं। अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। प्राय करके इसके उदाहरण समस्त पद में नपुंसकलिंग के एक वचन में प्राप्त होते हैं। इस समास के अध्ययन करने के लिए हम निश्चित रूप से यही समास है, इसके लिए किन किन शब्दों या संज्ञाओं के लक्षणों के अंतर्गत ये होता है, इसके लिए अपन ये सूत्र देखेंगे। सूत्र रहेगा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यवृद्धि अर्थाभाव अव्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वे योग पद्ये सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, यानी ये वाले लक्षणगत अर्थ देने वाले शब्द इस समास में रहेंगे, वहां पर निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास सिद्ध होगा। देखेंगे। अर्थात विभक्ति ही समीप समृद्धि रिद्धि का आधिक्य यानी संपन्नता की अधिकता, व्यवृद्धि
रिद्धि का अभाव यानी विपन्नता, अर्थाभाव वस्तु का अभाव वस्तु का नहीं होना, अत्यय नष्ट होना या अतीत में चले जाना, असंप्रति अब युक्त न होना यानी वर्तमान दृष्टिकोण को प्राप्त न होना, शब्द प्रादुर्भाव शब्द की प्रकाशता यानी स्पष्टता, प्रत्यक्षीकरण, पश्चात पीछे, यथा योग्यता, विप्सा, पदार्थ नतिवृत्ते आनुपूर्व्ये कर्मानुसार या क्रम से, योग पद्य एक साथ होना, सादृश्य समानता एक जैसा भाव, संपत्ति अनुरूप आत्मा भाव। ये साकल्य जो है न, जिसका भाव संपूर्णता होता है, इस प्रकार से, और अंत जिसका अर्थ समाप्ति होता है, ये 16 लगभग अव्ययी भाव संज्ञक होते हैं। इस प्रकार इन अर्थों में किसी भी अर्थ में विद्यमान जो अव्यय सुबंत यानी पद संज्ञा जो है वह समर्थ सुबंत से नित्य अव्ययी भाव समास सिद्ध करता है। हाँ, इसी सूत्र को अपन विस्तार में पाएंगे तो ये अलग अलग इन समस्त शब्दों के लक्षणों के अंतर्गत अव्ययी भाव समास सिद्ध करेगा। जैसा पहला है विभक्ति। विभक्ति के अर्थ में अधि उपसर्ग अव्यय या तो अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो कैसे नियम का पालन होगा ध्यान देंगे। अव्ययी भाव समास के अंतिम पद में यदि आ द्विमात्रिक, ई द्विमात्रिक और उ द्विमात्रिक यानी गुरुवर्ण हो, तो इनको प्राय करके समस्त पद में ह्रस्व एकमात्रिक रूप प्रदान कर दिया जाता है। यानी द्विमात्रिक के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब समस्त पद में ए ई उ एक मात्रिक हो जाता है। और यदि अकार से परे सु हो तो उसको अम का रूप प्राप्त हो जाता है। देखेंगे जैसे अव्यय पद के अंतर्गत यहाँ पर लिखेंगे और अव्यय का क्या अर्थ होगा वो यहाँ आ जाएगा समस्त दृष्टिकोण अपनाते हुए। समस्त पद और विग्रह, इसमें समास में एक तो होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह यानी जिसका प्रसिद्ध अर्थ निकले, और अलौकिक विग्रह यानी अपन संस्कृत की शब्दावली में जो विभक्ति इत्यादि हैं उसको स्पष्ट करना अलौकिक विग्रह कहलाता है। देखेंगे अधि के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में ये अधि का प्रयोग होगा सुबंत के साथ। जैसे अधि हरि, तो ध्यान देंगे वहां पर देखो इकार की मात्रा छोटी आ जाएगी और क्या हो जाएगा हरऊ इति, ये क्या हो गया लौकिक विग्रह हो गया। अब ध्यान देंगे हरि इकारांत शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन हरऊ होता है। इसका मतलब क्या है, सप्तमी विभक्ति में कौन सा सुबंत का प्रत्यय है, तो गी प्रत्यय है। देखो आप एक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो पाएंगे विभक्ति का क्या है, प्रथमा में सु औ जस और द्वितीय में अम और सस, तृतीय में टा भ्याम भेष और चतुर्थी में गे भ्याम भेष, पंचमी में गस भ्याम भेष और षष्ठी में भी वैसे ही गस भ्याम भेष। सप्तमी में षष्ठी और सप्तमी में रहेगा गी ओस सु। तो यहाँ पर सब तो आप समझ गए ना, अधि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में रहेगा। और ये जो अपन शब्द रूप जिन प्रत्ययों को लगा करके तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में बनाते हैं वो आ जाएंगे, अंत में वो अलौकिक विग्रह हो जाएगा। इसी क्रम में अधि का अगला उदाहरण देखेंगे, अधि गोपम। तो यहाँ पर लौकिक विग्रह हो जाएगा गोपी इति, और अधि गोपम क्या है लौकिक समस्त पद। अधि अध्यात्मम आत्मनि इति, अधि के प्रयोग से अधिगंगम
गंगायाम इति। वैसे ही अधिगृहम गृहे इति और अधिवनम वने इति। अब आप इसको समझेंगे तो इसके आधार में उसी के अर्थ सप्तमी विभक्ति के अनुसार इसका अर्थ जो है हिंदी में निकलता चला जाएगा। हरऊ इति यानी हरि के आधार पर या हरि में, गोप्य इति गवाले पर, आत्मनि इति आत्मा पर या आत्मा में, गंगायाम यानी गंगा में या गंगा पर, गृह इति घर पर या घर में, वने इति यानी वन में, इसी का अर्थ हो जाएगा। और यही विभक्ति बताना ही क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। जैसे वने इति है तो वने में गी प्रत्यय है, तो वन धन गी, और अव्यय इति है तो वो साथ में आता चला जाएगा। ऐसे समीप अर्थ में यानी पास, नजदीक, सहायक, ऐसे अर्थों में इस अव्यय का यानी उप अव्यय का प्रयोग होता है। अव्यय पद रहेगा समस्त में, जब उप का प्रयोग हो तो उप ही रहेगा सभी में। अव्यय का अर्थ क्या होगा, समीपार्थ, समीप के अर्थ में। समस्त पद रहेंगे ये उपनगरम है, तो उपनगरम का लौकिक विग्रह करेंगे नगरस्य समीपम, नगर के पास। हिंदी में कर देंगे तो नगर के पास हो जाएगा। तो यहाँ पर अलौकिक नगर संज्ञा है तो नगर रूपी संज्ञा को अलग ले लेंगे, और नगरस्य में गस प्रत्यय है, गस प्रत्यय को अलग दिखा देंगे, या षष्ठी एक वचन वैसा उसमें गस होता है। और उप क्या है, वो अव्यय है, वो आज इधर आ जाएगा। तो नगर धन गस धन उप, ये क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। हिंदी के दृष्टिकोण से अर्थ निकलेगा नगर के समीप या नगर के पास। इसी क्रम में ये उप साथ में रहेंगे और समस्त पद ऐसे ही बनते चले जाएंगे। उपगंगम, गंगाया समीपम, गंगा के पास। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपम, ग्राम के पास। तो यहाँ पर समस्त में ग्राम धन गस और धन उप, ये क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। उपवनम, वनस्य समीपम, वन के समीप। तो क्या हो जाएगा, वन धन गस धन उप। उप कृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। उप गुरु, गुरोः समीपम, गुरु के समीप। उप वृक्षम, वृक्षस्य समीप, वृक्ष के पास। उप प्रधानाध्यापिका, प्रधानाध्यापिकाया समीपम। यहाँ पर प्रधानाध्यापिका के समीप वृत्ति पद अर्थात प्रधानाध्यापिका का सहायक अध्यापक है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति समीपम, राष्ट्रपति के समीपवर्ती पद। उपनदी, नद्या समीपम, सहायक नदी या छोटी नदी या नदी के समीपवर्ती नदी। उपसीमम, सीमन समीपम, सीमा के पास। उपगु, उप यानी वही अव्यय, गु यानी गो अर्थात गाय, गाव समीपम, गाय के पास। उपतटम, तटस्य समीपम, तट के पास। उपाश्वम, अश्वस्य समीपम, घोड़े के समीप या घोड़े के समीप वर्ती दूसरा सहायक घोड़ा। उपगजम, गजस से समीपम, हाथी के पास। उपाचार्य, आचार्य से समीपम अर्थात सहायक आचार्य या आचार्य के पास दूसरा आचार्य। ऐसा हिंदी के दृष्टिकोण से अर्थ प्राप्त होगा और ऐसे ये उप के उदाहरण इसी प्रकार से सिद्ध होते चले जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।